हेलो 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 सी स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है एंड उस पढ़ाई को और भी मस्त बनाने के लिए मैं आ गया हूं। देखो, तो बच्चों, अपना चल रहा था सीए इंटर लॉ का चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो अपन ने अच्छे से कवर किया था लास्ट सेशन में। एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन ने डिस्कस करी थी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी चीजें थी जो अपन ने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली थी। हमने एक सुंदर सा चार्ट देखा था इस चैप्टर का कि कैसे एक चैप्टर सॉरी व्हाट चैप्टर नो कैसे एक कंपनी को जरूरत पड़ती है पैसों की, क्यों कंपनी को जरूरत पड़ती है पैसों की, और जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी किस किस तरीके से अपना पैसा रेज कर सकती है। तो देखो, चैप्टर 3 था, क्या था? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जिसको प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलेंगे? शादी की कुमकुम पत्रिका। सर क्यों बोलेंगे इसको शादी की कुमकुम पत्रिका? क्योंकि यही सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करके सिंपल वे में बता सकती है कि एक प्रोस्पेक्टस क्या होगा। प्रोस्पेक्टस भी एक इनविटेशन है कि आप हमारे पास में आओ, पैसा लगाओ, हम आपको बदले में अपने शेयर सिक्योरिटी देंगे। उसी तरह शादी की कुमकुम पत्रिका क्या है? आपके घर का इनविटेशन है। आप हमें लिफाफा दो, हम आपको क्या देंगे? अच्छा अच्छा खाना देंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है ऐसा ही है। देखो, अपन इस चैप्टर में कौन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23 टू 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन कौन सी चीजें डिस्कशन में है? प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, अलॉटमेंट, लाइबिलिटी। अब देखो, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इसको बिजनेस चालू करना है या फिर उसका बिजनेस रनिंग है ऑलरेडी, पैसा चाहिए, तो पैसा कैसा रेज करेगा? ऑफर करेगा पब्लिक को। ऐसा नहीं है कि डोनेशन मांगने जाएगा, भीख मांगने जाएगा, नहीं, एकदम लीगली वे में पैसा मांगेगा। कैसे? कि इन्विटेशन टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी, कि कंपनी के पास में जो सिक्योरिटी है वो पब्लिक को बोलेगी कि हमारे ये सिक्योरिटी का आप सब्सक्राइब करो। अब एक्सवाई लिमिटेड ने क्या किया? आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ लॉन्च करने के लिए उसने क्या करा था? एक डीआरएचपी बनाया, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। वो किसके लिए? सेबी को रिव्यू करने के लिए कि आप देख लो इसमें कम ज्यादा तो नहीं है। सेबी ने क्या किया? रिव्यू कर लिया। फाइनल वर्जन सेबी को और आरओसी को फाइल करना पड़ता है। वो फाइल करने के बाद में आप पब्लिक को इशू कर सकते हो कि ये देखो हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप अपना पैसा लगाओ। इसमें सारी डिटेल होगी, लेकिन कौन सी डिटेल नहीं होगी कि क्वांटिटी और प्राइस जो होगा फाइनल, वो उसमें नहीं बताया जाएगा कि कितना क्वांटिटी में हम इश्यू कर रहे हैं और कौन सी फाइनल प्राइस है इस शेयर की जिसपे हम इश्यू करेंगे। पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। एप्लीकेशन के साथ में एक समरी फॉर्म के साथ में से एक समरी होगी जिसको बोलेंगे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में सिक्योरिटी अलॉटमेंट होगा। उसके बाद में फाइनल जो प्रोस्पेक्टस होगा वो कंपनी फाइल करेगी किसको? आरओसी को, कि हमने इतने शेयर इश्यू करे हैं, इस प्राइस पे इश्यू करे हैं। ओके, तो देखिए सर, कौन कौन सी चीजें अपन ने इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस कर ली। विद इन 5 मिनट्स अपन इसको गो थ्रू कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर, एक पब्लिक कंपनी क्या क्या कर सकती है? पब्लिक ऑफर क्या होता है सर? पब्लिक ऑफर होता है आईपीओ, एफपीओ या फिर ओएफएस, ऑफर फॉर सेल ऑफ द सिक्योरिटी। इसके थ्रू क्या कर सकता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या फिर नए शेयर होल्डर से पैसा रेज कर सकती है। आईपीओ आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कंपनी जब न्यूली इनकॉर्पोरेट होती है तो अपनी सिक्योरिटी या शेयर्स को नए तरीके से मार्केट में उतारती है और मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। उसको बोलते हैं आईपीओ। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको ये चीज आईपीओ की नॉलेज डेफिनेटली होगी। तो एक पब्लिक ऑफर के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एंड राइट इशू, बोनस इशू। प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है सर? प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक ऑफर तो कर नहीं सकती, इसलिए राइट इशू, बोनस इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेज कर सकती है। और जो कंपनी लिस्टेड है या फिर गोइंग टू बी लिस्टेड है, उनको कौन रेगुलेट करेगी? उनको सेबी रेगुलेट करेगी। ये बोलता है सेक्शन नंबर 24। अब सर प्रोस्पेक्टस किसको बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने बोला है कि प्रोस्पेक्टस है, जिसमें रेड हियरिंग भी आएगा, सेल्फ भी आएगा, या फिर कोई भी नोटिस सर्कुलर या कोई भी एडवर्टीजमेंट जो ये पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। डीम्ड अभी पढ़ेंगे अपन कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस सबसे पहले तो डेटेड एंड साइंड होना चाहिए। ओके,
और कोई भी चीज एक डिक्लेरेशन होगा जिसमें ये बता रहे होंगे कंपनी वाले कि हम सारे प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं, और कंपनीज एक्ट, SCRA, सेबी एंड उसके कोई रूल रेगुलेशन है, उससे कोई भी चीजें उल्टी काम नहीं करोगे, ये एक स्टेटमेंट देना होगा किसको, कंपनी को। और अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ही इश्यू कर रहे हो तो आपको ये फर्स्ट प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर पब्लिकेशन की डेट लिखी, जो ऊपर प्रोस्पेक्टस के ऊपर डेट लिखी होगी वही माना जाएगा कि ये पब्लिकेशन डेट है, और एक कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आप तब तक इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक उसने अपनी विलिंग कंसेंट नहीं दी हो। जब उसने क्या करा हो, जब वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में या फॉर्मेशन में एंगेज्ड हो, तो उसका एक्सपर्ट का स्टेटमेंट नहीं डालना। जब उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया हो तो वो नहीं डालना, ठीक है। या उसने कंसेंट दिया ही नहीं कि मेरा ये प्रोस्पेक्टस में आप स्टेटमेंट डालो, तो उसका देना ही नहीं है। ओके। डिस्क्लोजर देना होगा कि आपको, आपने रजिस्ट्रार को ये फाइल कर दिया है प्रोस्पेक्टस, और जो जो डॉक्यूमेंट हमको इसमें इंक्लूड करने थे वो हमने इंक्लूड कर दिया आपकी जानकारी के लिए। 90 दिन तक आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। 90 दिन के बाद में आपको नया फ्रेश जो प्रोस्पेक्टस है आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। 50,000 से 3 लाख तक की पेनल्टी अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो। और अगर आपके प्रोस्पेक्टस या आपके ऑब्जेक्ट में कोई भी वेरिएशन है तो आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर में दे दिया नोटिस तो आपको एसआर पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पब्लिक का पैसा दूसरी कंपनी के शेयर की डीलिंग में आप यूज करो। ओके। और कोई शेयर होल्डर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपके ऑफर में शामिल रहे, तो आप उनको क्या कर सकते हो, एग्जिट का ऑफर दे सकते हो। ओके। और बहुत सारी चीजें। और कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है वो क्या कर सकता है, ऑफर फॉर सेल कर सकता है अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, की कंपनी को बोल देगा कि आप हमारी जगह आप काम करो, ये शेयर है हमारे, आप बेचो, आप जो भी करो इनका आप करो, आपका जितना पैसा बनेगा खर्चा पानी होगा वो हम देंगे, और शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी काम करेगी सारा का सारा। और सेक्शन 29 क्या बोला, पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी टू बी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मीन, सर एआई का जमाना है, सर टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर ये सिक्योरिटी इशू करने की क्या जरूरत है। तो ये सिंपल सा बोल रहा है कि जो भी कंपनी अपने सिक्योरिटी इशू करेगा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में करेगा। लेकिन ये सेक्शन इस चीज की भी आज्ञा देता है कि आपके पास में अगर फिजिकल सिक्योरिटी पड़ी है तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। और आप फिजिकल फॉर्म में इशू भी कर सकते हो, आप कन्वर्ट भी करा सकते हो, आप डीमेटेरियलाइज में इशू भी कर सकते हो। ओके। और आपको प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, जब कोई भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, इश्यू होता है, तो इसमें मेमोरेंडम की जो भी डिटेल्स है वो आपको प्रोस्पेक्टस में आपको एडवर्टाइज करनी पड़ती है। कौन कौन सी चीजें, कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी और उनके शेयर कैपिटल, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के जो भी सिग्नेटरीज है मेमोरेंडम के, सब्सक्राइबर जो थे अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में, और नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय द सिग्नेटरी, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है किसमें, प्रोस्पेक्टस में। तो ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी अभी तक। आज अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कौन सी चीज सर, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। विद इन 8 मिनट अपन ने जो जो पढ़ा आपने सारा कुछ रिवाइज कर लिया अच्छे तरीके से। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर की टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं प्रोस्पेक्टस। देखो, सबसे पहले तो अपन आते हैं सेक्शन नंबर 25 पे। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जो आप अपने मुंह से अभी नहीं बता रहे कि ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है, लेकिन आगे जाके ये क्या करेगा, ये प्रोस्पेक्टस बनने वाला है। मींस अभी आप ये नहीं बोल रहे कंपनी वाले कि आप हमारे इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, लेकिन जो सिक्योरिटीज आप अभी डील कर रहे हो वो आगे जाके सिक्योरिटीज पब्लिक में डील होने वाली है। तो उस टाइम पे जब ये डीलिंग हो रही है सिक्योरिटी की ऑलरेडी में, तब जो डॉक्यूमेंट आप इश्यू कर रहे हो उसको हम मान लेंगे कि ये प्रोस्पेक्टस है। मींस दिस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके। मतलब बोलते हैं ना, चुप्पी का मतलब हाँ होता है।
उसी तरह अगर आपने कुछ ऐसे नियम कायदे कानून है जो आप पे लागू हो गए, तो हम ये मान लेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट इश्यू करा है वो एक प्रोस्पेक्टस है, जिसको बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड मीन्स माना गया, मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब देखो डिटेल में अपन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये सेक्शन। द डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर सेल, कि जिस डॉक्यूमेंट में उन सिक्योरिटीज को ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देखो, where a company allot or agrees to allot any of its security with a view that those securities being offered for the sale to the public, any document by which the offer is made shall deemed to be prospectus for all purpose। क्या बोल रहा है? जो मैंने अभी बात बोली वही ये बोल रहा है कि एक कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहा है, या कंपनी जब अलॉट कर रहा है, या एग्री टू अलॉट है, या तो अलॉट कर रहा है या फिर उसने मान लिया है कि मैं इनको अलॉट करूंगा, क्या सोच के? विद ए व्यू, क्या सोचा उसने? दैट दो सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड फॉर द सेल टू द पब्लिक, कि ये जो सिक्योरिटीज है वो आगे जाके पब्लिक को ऑफर होगी सेल के लिए। देन एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर इज मेड, तो जो डॉक्यूमेंट आप अभी यूज कर रहे हो उस ऑफर को करने के लिए, वो माना जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टस है। ओके। All enactment and rules and law containing provision pertaining to prospectus matter to be stated, liability for the misstatement shall apply to the such deemed prospectus। मीन जो सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में अप्लाई होती है, सारी की सारी जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे इस प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी लागू होंगे। अब देखो प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मीन्स पहले से ही मान लिया गया है। इंटेंट टू ऑफर सिक्योरिटीज फॉर द सेल टू द पब्लिक, इसका इंटेंट है कंपनी का, उसका मन है कंपनी का। As per section 25 subsection 2, the allotment is presumed to have been made with a view offering them to public where either of the following condition fulfilled। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसी टाइम मान लिया जाएगा कि आपने जो ये ऑफर किया है वो पब्लिक ऑफर किया है। कौन कौन सी दो? सिक्योरिटीज आर ऑफर टू द पब्लिक विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, कि एक जो सिक्योरिटी आपने सेल आप ऑफर कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो जब अलॉट हुई उसके नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो गया? पब्लिक को ट्रांसफर कर दी। तो अभी ये मान लिया जाएगा, उस टाइम से मान लिया जाएगा कि ये सिक्योरिटी पब्लिक को ही ऑफर हो रही है। वेयर द फुल कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द डेट ऑफ ऑफर टू द पब्लिक, और जब उस कंपनी को सारा कंसिडरेशन उन शेयर्स के बदले या उन सिक्योरिटीज के बदले अभी तक नहीं मिला है, तो ये दो कंडीशन में मान लिया जाएगा कि जो ऑफर है वो पब्लिक को किया गया है। इन केस एनी ऑफ द अबव टू कंडीशन आर मेट, कि कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है, देन इश्यूइंग डॉक्यूमेंट शैल डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस अंडर सबसेक्शन 1। ओके। अब देखो, अब आपके कंफ्यूजन होगी, सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड, मान लो ये कौन है? ए लिमिटेड है, जो क्या कर रही है? एक मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर, या फिर आप इनको बोल सकते हैं इशू हाउस, इशू हाउस, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनको क्या करा? सेल करा, उनको ए लिमिटेड ने सेल करा सिक्योरिटीज। ठीक है। अब ये सिक्योरिटी क्या हो गई? 6 महीने गुजर गए, 6 मंथ। ठीक है। इनको अलॉट करी, या तो अलॉट बोल दो आप। ए लिमिटेड ने किसको अलॉट करी? मर्चेंट बैंकर, इश्योर हाउस हो गया, या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनको शेयर अलॉट करे अपने। अब ये क्या कर रहे हैं? ये अगले 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक ऑफर कर दिया इन्होंने, पब्लिक ऑफर, कि हमारे पास में इस कंपनी के शेयर है, आप खरीद लो। ओके।
या फिर या फिर जब ये ऑफर कर रहे थे, पेमेंट नॉट फुल्ली रिसीव्ड, ये दो चीजें हो गई। तो ये चीज यहीं पे, इस जगह पे जब ए लिमिटेड ने इनको बेचा था अपने सिक्योरिटीज, उसी टाइम मान लिया जाएगा कि ये जो पब्लिक ऑफर, ये जो सिक्योरिटीज आज बेची जा रही है, किसके द्वारा? ए लिमिटेड द्वारा मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट इशू हाउस को। तो ये क्या है? ये पब्लिक इश्यू है, ये आज ही मान लो आप। ओके, सिंपल। Subsection 1 and 2 of Section 25 are not exhaustive in nature. There may be certain other situation when issuing document may constitute as deemed prospectus. मीन्स अगर आप ये चीज प्रूफ कर देते हो कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा इंटेंशन कुछ और था, ये बात थी, वो बात थी, जो ये प्रूफ कर देती है, मीन्स जस्टिफाइड रीजन दे देती है कि नहीं आप इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मत मानो, तो शायद केस अलग हो सकता है कि एक कंपनी का वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाए। यही बात बोल रहा है कि एक केस लॉ का दिया है इन्होंने रेफरेंस, वेयर राइट इशू इज मेड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर विद द राइट टू रिनाउंस इन फेवर ऑफ अदर्स if the number of such other exceed 50, it also become a deemed prospectus. सिंपल केस लो दिया है इन्होंने। ओके, अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, फॉलोइंग मैटर नीड टू बी स्टेटेड इन द डीम्ड प्रोस्पेक्टस इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 26। कि वो सारी चीजें तो आएगी आएगी जो सेक्शन 26 में हमने बताया है, लेकिन कुछ चीजें हैं और एडिशनल है जो आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आपको देनी है। कौन कौन सी चीजें? स्टेटमेंट ऑफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटीज फॉर विच द ऑफर रिलेट्स। कि अभी आपने बोला कि जो सिक्योरिटीज डीलिंग हो रही है उनको हम मान लेंगे कि ये क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस से इश्यू हो रहा है, तो जो सिक्योरिटी इशू हुई है उसका कितना पैसा आ गया और कितना आना बाकी है वो आप बता दो। द टाइम एंड प्लेस एट विच द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट मे बी इंस्पेक्टेड। कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपने वो सिक्योरिटीज अलॉट करी थी, वो डॉक्यूमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट हम कहां पर आके देख सकते हैं, कहां उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो आप बता दो। उस जगह का नाम। पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और जो पर्सन है जिसने ऑफर किया था इन सिक्योरिटीज को बेचने के लिए या डीलिंग करने के लिए, उनका नाम प्रोस्पेक्टस में एज ए डायरेक्टर के तौर पे आएगा। ओके, ये सारी बातें इसने बोली है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए? मैटर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 26 तो आएगा ही आएगा। नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन आएगा। टाइम एंड प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंस्पेक्टेड, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और पर्सन मेकिंग द ऑफर एज डायरेक्टर, की कौन सा पर्सन है जिसको डायरेक्टर माना गया है एज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर। ओके, अब साइनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस की, इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करेगा? ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन, इट इज सफिशिएंट इफ द डीम्ड प्रोस्पेक्टस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज साइंड बाय द टू डायरेक्टर। सिंपल, कि अगर दो डायरेक्टर ने भी साइन कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा कि कंपनी ने ही साइन किया है, ज्यादा कोई लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझ आ गया डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मीन जो प्रोस्पेक्टस उसी टाइम कंपनी का इंटेंशन था कि ये सिक्योरिटीज पब्लिक हो जाएगी, और तो मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, जो डॉक्यूमेंट के बेस पर आपने डीलिंग करी है। और दो केस है जहां पे माना जाएगा कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, जब 6 महीने के अंदर अंदर शेयर आगे पब्लिक को दे दिए और सारा पैसा अभी तक कंपनी के पास में नहीं आया है, तब मान लिया जाएगा। ओके, कौन कौन सी चीजें हैं जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए? सेक्शन 26 में जो बातें लिखी थी वो तो होनी चाहिए। जितना पैसा आया है बाकी है वो भी लिख दो। और जिस जगह पे उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो भी आप बता दो। और कंपनी का डायरेक्टर जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है उसके बारे में बता दो। अब देखो, अपन ने
जो मैटर प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए वो अपन ने डिस्कशन कर लिए। नाउ डीम प्रोस्पेक्टस हो गया। डीम प्रोस्पेक्टस के बाद में अपन आते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब सर जो खुद कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, अरे नहीं बच्चा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ की स्पेलिंग देखो, SHELF, शेल्फ। शेल्फ मीन्स सेल्फ। ये देखो, क्या आपको समझ आता है ये क्या है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टस एक इशू करा, उसके बाद में फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करा, उसके बाद में फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करा, उसके बाद फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करा, फिर से प्रोस्पेक्ट। अरे सर, इतने इतने सारे प्रोस्पेक्टस इशू हो रहे हैं तो क्या हर बार कंपनी को सारे जो रूल्स रेगुलेशन जो सेक्शन ने बोला है वो सारा का सारा फॉलो करना पड़ेगा? हर बार रजिस्टर, हर बार ड्राफ्ट निकालो, हर बार सेबी को फाइल करो, हर बार आरओसी को बताओ, फाइनल वर्जन दो, हर बार जो भी फॉर्मेलिटीज है जितनी उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखनी है वो करें? तो क्या ये नहीं हो जाएगा मोनोटोनस काम? क्या ये नहीं हो जाएगा रिपीटेटिव काम? तो इस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को करेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट क्या लाया? कंपनीज एक्ट लाया एक सेक्शन 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब क्या होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस कि एक कंपनी को क्या जरूरत पड़ी, कंपनी को लगा यार सारा पैसा मैं एक साथ में रेज नहीं कर सकता, या एक साथ में रेज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मैं मेरी जो सिक्योरिटीज है वो मैं टुकड़ों में पब्लिक को ऑफर करना चाहता हूँ। मीन्स अभी मुझे, मेरा जो काम ही ऐसा है कि मेरे को एक साथ पैसा नहीं चाहिए, मैं एक साथ कम पब्लिक का पैसा भी ब्लॉक नहीं करना चाहता, मैं एक साथ मेरे पास में भी ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसे मांगता हूँ कंपनी से। तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करा। अब उसके बाद में क्या है, महीने 2 महीने के बाद में, साल भर के बाद में कंपनी को थोड़े और पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी। कंपनी ने सोचा कुछ और पब्लिक ऑफर करके कुछ और रेज करते हैं, लेकिन सेम टू सेम चीजें वापस आई। तो क्या हुआ, इतना ज्यादा काम रिपीटेटिव होने की वजह से क्या हुआ, कंपनी ने बोला, या फिर मींस कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप एक काम करो, आप एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, और उसके बाद में आपको जितना पैसा रेज करना है ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, और उसके उस प्रोस्पेक्टस के अराउंड या एज पर उस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपको जितना पैसा रेज करना है आप रेज करो। आप भली 3 बार 4 बार जितनी बार आपको पब्लिक ऑफर करना है आप करो। आपको बार बार कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस प्रोस्पेक्टस को हम बोलेंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ मीन्स एक शेल्फ जिसके अंदर बहुत सारे प्रोस्पेक्टस आ सकते हैं एक साथ में। इसलिए क्या बोलता है, मीनिंग क्या है सेल्फ प्रोस्पेक्टस का? मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस? सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स prospectus in respect of which the securities or class of securities included thereon list are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। सिंपल सी बात है जो मैं अभी आपको समझाया वो, कि क्या कर रहा है प्रोस्पेक्टस, जो सिक्योरिटी या क्लास ऑफ सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, वन और मोर इश्यूज, बार बार कंपनी को ऑफर कर रहा है कि आप इनको सब्सक्राइब करो, और जिसमें आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस ईच टाइम, कंपनी रिक्वायर्ड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस ईच टाइम इट्स असेस द कैपिटल मार्केट, कि हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इट लीड टू अननेसेसरी रिपीटेशन, मींस बार बार ये चीजें रिपीटेशन होने लगती है फॉर द कंपनी विच मेक्स मोर वन ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी इन ए ईयर टू मोबाइल फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, कि बार बार इशू करना पड़ता है तो एक टाइम कंजम्पशन का काम हो जाता है। द वे आउट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस विच रिमेन वैलिड ऑन द शेल्फ फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, के स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए वो प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा, उसके बेस पे आप जितना पैसा पब्लिक ऑफर करके रेज करना चाहते हो आप रेज करो। ड्यूरिंग विच ऑफर फॉर द सिक्योरिटीज मे बी मेड बाय द कंपनी टू द पब्लिक विदाउट गोइंग थ्रू द arduous exercise for issuing fresh prospectus every time।
कि आपको बार बार वो मोनोटोनस, बार बार वो रिपीटेटिव काम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इश्यू करो जो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको एक मींस वैलिडिटी देगा कि आप एक काम करो, इस टाइम तक आप प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस के बेस पे आप जितना मर्जी आप पैसा रेज कर सकते हो पब्लिक से। पब्लिक को ऑफर करो, रेज करो, पब्लिक ऑफर करो, रेज करो। नाउ सर, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी, आपने ये तो बता दिया कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है, कैसे क्यों होता है, लेकिन अभी तक तो हमने सिंगल प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, कि एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल करना पड़ता है किसको, रजिस्ट्रार को। सर ये तो पड़ोस वाली आंटी है, इसको तो सारा कुछ बताना पड़ता है। तो हाँ भैया, इसके बारे में बताएंगे, क्या बताना है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस में बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी। ये तो मीन जेन्युइन चीज है कि जब आप पहला ऑफर करोगे तब आप एक काम करोगे, रजिस्ट्रार को एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दोगे, फाइल कर दोगे बाय क्लास या क्लास ऑफ द कंपनीज एज द सेबी में प्रोवाइड बाय द रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। कि कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी क्या करेगी, आरओसी को फाइल कर देगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो एज पर सेबी की रिक्वायरमेंट पर भी हो सकता है। इट हैज टू इंडिकेट ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मींस पीरियड कितना होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एज द पीरियड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सच प्रोस्पेक्टस। ये देखो, ये आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब ये देखो कि मान लो कम आईसीआई ने आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी इतने तारीख को फाइल कर रही है और इसने 3 ऑफर कर दिया और फोर्थ ऑफर है, वो आपको ऐसा कोई टाइम दे देगा जिसमें आपको 366 या 67 दिन का देगा कि इसके बीच में इतना गैप है। तो अगर आपको ये चीज ध्यान में नहीं रहेगी प्रोस्पेक्टस कितने टाइम तक वैलिड रहता है, तो आप कुछ भी करके आ सकते हो, आपको मींस मार्क्स का खतरा है डेफिनेटली। इसलिए ध्यान रखना, सेल्फ प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। मींस 1 जनवरी 2025 को इश्यू करा तो 1 जनवरी 2026 तक ही वो वैलिड है, उसके बाद नहीं। The period of validity is to commence from the date of opening the first offer of the securities under such prospectus. Means उसका ऑफर ओपनिंग कब माना जाएगा, जब पहला ऑफर वो पब्लिक को कर रहा है तब से माना जाएगा। In respect of the second or subsequent offer of the securities issued during the period of validity of such prospectus, no further prospectus is required। सेम बात वापस बोल रहा है कि कोई भी वापस प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना, आप फ्री हो। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ साथ में आपको एक क्या फाइल करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कि आपको एक आईएम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी फाइल करना पड़ता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में। सर वो क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं अभी। देखो, कंपनी फाइलिंग द सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद रजिस्ट्रार विद इन द prescribed time prior to the issue of the second or subsequent offer of the securities under the self prospectus containing। क्या कि अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू आपने करा है, आपने एक बार पब्लिक का ऑफर ऐसा कर दिया, पब्लिक ऑफर कर दिया, तो सब्सिक्वेंट अगर आपको पब्लिक में ऑफर करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। किसको, आरओसी को, जिसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उस मेमोरेंडम में, वो आप देखो। ऑल मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट इसके रिलेटेड, न्यू चार्जेस क्रिएटेड, कि आपने कौन कौन से नए चार्ज क्रिएट करे हैं सब्सिक्वेंट ऑफर में, changes in the financial position of the company as have occurred between the first offer of or the previous offer and succeeding offer of the securities। कि पहली चीज तो आप ये बता दो कि मटेरियल फैक्ट है जो आपने न्यू चार्ज क्रिएट करे हैं वो, और आपकी फाइनेंशियल, भैया आपने पैसा रेज करा है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरनी चाहिए, और अगर सुधरी नहीं है तो उसमें चेंज क्या आया वो बताओ। आप पहला ऑफर करा, आपने पब्लिक से पैसा ले लिया, पब्लिक ऑफर कर दिया, वापस आप आ गए पैसा लेने के लिए, आप पहले ये तो बताओ आपने उस पैसे का क्या किया है, कहाँ लगाया है, कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है। सच अदर चेंजेस एज में भी प्रिस्क्राइब, मीन्स अगर कंपनी जैक को कुछ और भी लगा तो वो ये भी पूछ सकती है। प्रोविजो टू, प्रोविजो नाम देखो, प्रोविजो, प्रोविजो का नाम कहीं भी आए वहां आप समझ लेना जो बात ऊपर बोली है उससे कुछ ना कुछ उल्टी बात ये बोलने वाला है। मीन्स प्रोविजो टू सबसेक्शन 2, जो ऊपर अपन ने बात पढ़ी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से रिलेटेड, उसके रिलेटेड ये बोल रहा है, प्रोवाइड ए सेफ गार्ड इन केस ऑफ चेंजेस इन द एप्लीकेंट्स हु मेड पेमेंट इन एडवांस।
It is provided there where a company or any other person has received the application for the allotment of security along with the advance payment of the subscription. Before making any such change, the company or other person shall intimate the changes to such applicant, and if they express a desire to withdraw their application, the company other person shall refund all the money received as subscription within 15 days thereon. मीन्स अगर आपके पास में पैसा ऑलरेडी आपके पास में रिसीव हो चुका है एडवांस में, तो आपको ज़्यादा कुछ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो पैसा आपका वापस भी मांग रहे हैं तो आपको वापस भी दे देना है, यही बात ये बोल रहे हैं। इट शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अलोंग विद द फीस विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इश्यू ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। कि अगर आप चाहते हो कि आपको सेकंड प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है, तो आप एक काम करो, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से 30 दिन पहले पहले आप एक काम करो, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जाकर रजिस्ट्रार में फाइल कर दो कि हम अपना सब्सिक्वेंट ऑफर कर रहे हैं और हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद द सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस अपन ने अभी पढ़ा, सेक्शन सब सेक्शन 3 बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अभी अपन ने बात करी थी सब सेक्शन 2 में, वो अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में अगर देते हो तो माना जाएगा कि वो क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। मीन्स सेकेंड टाइम आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना है, तो आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कर रहे हो ना, तो नो इशू, वो अपन मान लेंगे कि वो प्रोस्पेक्टस है। वेयर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल्ड एवरी टाइम एन ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी इज मेड अंडर द सबसेक्शन 2, मेमोरेंडम टुगेदर विद द सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू द प्रोस्पेक्टस। की वैसे अगर आपको पब्लिक ऑफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, बार बार प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जगह इन्होंने एक बीच में क्या कर दिया, एक नई लाइबिलिटी खड़ी कर दी, या नया एक मान लो काम दे दिया कंपनी को कि आप एक काम करो, प्रोस्पेक्टस इश्यू मत करो, आप एक काम करो, कंपनी का एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमारे पास में फाइल कर दो आरओसी के पास में, जिसमें हम ये देख लें कि आपकी कंपनी की पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, आपने क्या नए चार्ज क्रिएट करें, या फिर हम अगर कुछ और भी बोल रहे हैं तो वो भी आप बता दो, तो हम ये मान लेंगे कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। नाउ डीम्ड पढ़ लिया अपन ने, सेल्फ पढ़ लिया, अब अपन आते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हमने कहीं तो देखा है सर, टाटा कैपिटल। सर अपन एनएससी की साइट पे गए थे, अपन ने आईपीओ सर्च किया था, आईपीओ सर्च करा था, उसमें एक एक नाम आया था प्रोस्पेक्टस रेड हियरिंग, ऊपर डेट लिखी थी, ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। यस सर, याद आ गया, याद आ गया, हम वही है ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा? सेक्शन 32 रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सर किसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस? means prospectus which does not include complete particular। अपन बात कर रहे थे कि वो प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। अब ये ध्यान रखना, ऐसा ये मतलब नहीं है कि इनके 5 प्रमोटर्स थे या 5 डायरेक्टर्स थे, इन्होंने क्या करा, 3 प्रमोटर का नाम लिखा तो इन्होंने बोल दिया कि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्लियरली बता रहा है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वही प्रोस्पेक्टस होगा जिसमें खाली क्वांटम या प्राइस को फाइनलाइज करके नहीं बताया गया है, वही एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। अब देखो, नीड ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मींस, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर इशू कर रहे हैं, पब्लिक को तो सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि क्या क्वांटम है, क्या प्राइस है। नहीं, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है कि आपको क्यों नहीं बताना, ये चीज बोल रहा है ये। डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम अलाउ इनोवेटिव मेथड of raising funds so as to avail the most of favorable market condition. Timing the issue and book building of the issue are the facilitated by the concept of red herring prospectus, where the price per security and number of securities are left open to be decided post closure of the issue। अब देखो, अगर आपने आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा या आपने थोड़ा बहुत भी किसी से देखा होगा, या कोई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी में क्या होते हैं, कोई भी कंपनी में आप देखना आईपीओ आते हैं, और वो आईपीओ क्या है, मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जीएमपी। जीएमपी का कॉन्सेप्ट होता है, जीएमपी का मतलब होता है कि जो प्राइस पे कंपनी ने एक प्राइस बैंड दिया है, जो मिनिमम प्राइस है जिस पे एक लॉट खरीद रहा है, कोई भी मींस कोई भी एक सिक्योरिटी खरीद रहा है, अभी अप्लाई कर रहा है कि मेरे को इतने पैसे में ये सिक्योरिटी खरीदनी है, उससे ऊपर जो भी अमाउंट है, मान लो 100 रुपए का एक कंपनी ने ऑफर किया कि हम 10
शेयर्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं कम पब्लिक को, आप खरीदो। अब जो अप्लाई करेगा वो क्या करेगा, 10 शेयर है और उसने बोला मैं 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से इश्यू कर रहा हूँ, आप अभी खरीद सब्सक्राइब करो। तो जो इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, 10 शेयर खरीद लिए उसने 100 रुपए की प्राइस से, 1000 रुपए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एक इन्वेस्टर की। अब क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये क्या कर रही है, इसने अपनी शेयर कैपिटल मार्केट में उतारी है, तो क्या करेंगे, हम भी खरीदेंगे, ठीक है। तो 10 जो शेयर्स हैं उस कंपनी के, वो 10 अलग अलग लोगों ने क्या कर लिए, परचेज कर लिए। मींस परचेज का मींस सब्सक्राइब कर लिए, अप्लाई कर दिए, ओके। और मार्केट में उसकी प्राइस उसने उतारी थी 100 रुपए की, ये 100 रुपए में प्राइस में आप खरीदो मेरा जो शेयर है, ओके। अब क्या हुआ, सबको ये शेयर खरीदते देखा तो क्या हुआ, जनता थी वो आ गई कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, शेयर सब खरीद रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, मैं भी अप्लाई करता हूँ, मैं भी अप्लाई करता हूँ, मैं भी अप्लाई करता हूँ। सारों ने 10 शेयर थे, अप्लाई कर दिए 20 लोगों ने। जब 20 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब आप देखो, अगर कोई भी चीज है जिसकी आपने डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, उसमें आपने देखा होगा कि कोई चीज की क्वांटिटी कम है और उसको लेने वाले अगर ज्यादा है तो उसकी प्राइस क्या जाएगी, हाई जाएगी, डेफिनेटली उसकी प्राइस हाई जाएगी। तो अब क्या हुआ, जब एक एक कंपनी की शेयर कैपिटल को 10 शेयर्स थे, उनको खरीदने के लिए 20 आए, अब क्या हुआ, प्राइस हो गई 100 रुपए से 150 रुपए। मींस मार्केट में अब क्या हुआ, उसकी रेट है बढ़ने लगी। अभी तक कंपनी ऑफर 100 रुपए का ही कर रही है, लेकिन उसकी शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या हो गई, अब उसकी वैल्यू हो गई 100 की 150, ओके। अब क्या होगा, मींस एक टाइम पीरियड है उसको सब्सक्राइब करने का, जितने टाइम तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, अलॉटमेंट होगा कि जितने लोगों ने अप्लाई करा था, अब उनको क्या हुआ, मान लो 10 लोग थे, 10 लोगों को मीन्स 20 लोगों ने अप्लाई करा, जिसमें से अलग अलग रैंडमली 10 लोगों को वो शेयर अलॉट हो गए, और जो जो दो बाकी के 10 थे वो रह गए, ओके। अब जब वैल्यू उसकी मार्केट में इतने लोगों ने अप्लाई करा, तो वो शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इतनी अपर चली गई कि जो शो का शेयर था वो अगले दिन जब इश्यू हुआ, एक्चुअल में जो लिस्ट हुआ एनएससी पे, वो लिस्ट हुआ 100 की जगह 140 या 150 रुपए में। तो मीन्स आप समझ रहे हो कि एक शेयर जो 100 रुपए का था उसकी वैल्यू क्या हो गई, 150 रुपए। अब मान लो वही चीज हो जाए कि कोई कंपनी बोल रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा 100 का शेयर है, 100 में इश्यू कर रही हूँ, इसकी वैल्यू भी 100 ही है। अब जब भी जितने भी शेयर खुलेगा, मीन 100 का शेयर है 100 में ही खुलेगा, 100 का शेयर है 100 में ही खुलेगा। तो एक जनरली आप देखो तो मार्केट का जो कंपटीशन है ना, कि यार उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी इश्यू प्राइस क्या होगी, ये कितने पे लिस्ट होगा, मैं आज 100 का खरीद रहा हूँ, क्या पता मेरे को ये 150 रुपए का खुल जाए ये शेयर, है ना। तो ये जो एक कंपटीशन का जो माइंडसेट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है कि एक मार्केट क्या है, नया नया इनोवेशन कर रही है कि एक प्राइस बैंड दे दिया, आप खरीदो 100 रुपए में, जितने में खुलेगा वो आपका, जितना प्रॉफिट हुआ वो आपका। 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा, खुला 140 में, तो पर शेयर आपको 40 रुपए का फायदा। मींस प्राइस अगर डायरेक्ट नहीं बताई तो ये फायदा हुआ कि एक मार्केट में एक कंपटीशन का माहौल आया, मार्केट में इनोवेटिव आइडिया आया कंपनी के पैस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करने का। ये पर्पज है किसका, किसका पर्पज है, ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का। नाउ अब देखो, timing and issue of the red herring prospectus. The company proposing to make an offer of the securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus. वही फाइनल प्रोस्पेक्ट अभी अपन ने पढ़ा था कि फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फाइलिंग ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार की company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at the least 3 days prior to the opening of the subscription list। कि
जब वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करेगी उससे 3 दिन पहले उसको आरओसी को ये बताना पड़ेगा, मीन फाइल करना पड़ेगा। Obligation under red herring prospectus versus prospectus. A red herring prospectus shall carry the same obligation as applicable to the prospectus, and any variation between RHP and prospectus shall be highlighted as the variation in the prospectus. Means कोई भी अगर वेरिएशन होगा इन दोनों में तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि ये आरएचपी में और प्रोस्पेक्टस में, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में वेरिएशन है। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना होगा कि आपको ऑफर क्लोज होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि एक फाइनल प्रोस्पेक्टस है वो क्या करना पड़ता है, आपको आरओसी और सेबी को फाइल करना पड़ता है, उसी के बारे में बोल रहा है। अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग देयर इन द टोटल कैपिटल रेज्ड whether by way of the debt or share capital and the closing price of the securities and any other detail as are not included in the red herring prospectus shall be filed with the registrar and the SEBI। कि सारा ऑफर क्लोज होने के बाद में आपको जो फाइनल प्राइस है, जितने शेयर्स आपने सिक्योरिटीज आपने अलॉट किए और जितने पे आपने अलॉट किए वो सारा का सारा आपको डिटेल किसको देना पड़ेगा, सेबी और आरओसी को देना पड़ेगा। अब देखो, अब आते हैं अपन किस पे, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पे। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक समरी देनी पड़ती है इन्वेस्टर को कि ये समरी है, आप प्रोस्पेक्टस इतना लंबा चौड़ा मत पढ़ो, अब एक समरी पढ़ लो कि प्रोस्पेक्टस में ये चीजें लिखी है, उसको बोलते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो क्या होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? Abridged prospectus means the memorandum containing such salient feature of the prospectus as may be specified by the SEBI by making the regulation on this behalf। कि SEBI बता देगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली आपको, मीन्स सारी जो प्रोस्पेक्टस में है, इन्वेस्टर के पास में टाइम नहीं है इतने सारा पढ़ने के लिए, तो आप एक काम करो, जो स्पेसिफिक कुछ कुछ बातें हैं जो इन्वेस्टर को जाननी जरूरी है या फिर उस प्रोस्पेक्टस की जो खास बातें हैं, सैलिएंट फीचर्स है, वो आप एक प्रोस्पेक्टस में बता दो, उसको बोलते हैं एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज प्रोस्पेक्टस इज द समराइज्ड फॉर्म of actual prospectus containing the salient feature of the prospectus to cut the cost involved in the publication of the large number of the prospectus which has to comply the application form for share or debenture in case of public offer। इतने बड़े अमाउंट में कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी, इतना सारा प्रोस्पेक्टस लंबा चौड़ा इशू करना पड़ेगा, किस किस को देना पड़ता है, तो आप एक काम करो, एक सिंपल एक छोटे से वे में एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दो। एवरेज प्रोस्पेक्टस अकम्पनी द एप्लीकेशन फॉर्म। सब सेक्शन 1 बोलता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको एक एवरेज प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। Section 33 subsection 1 provide that every application form for the share or debenture has to accompanied with the abridged prospectus। Every application form accompanied with the abridged prospectus। प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, ऊपर वाले केस, ऊपर वाला जो अपन ने सबसेक्शन का प्रोविजन पढ़ा उससे एक उल्टी बात ये बोल रहा है, प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एक्सेप्शन बोल रहा है व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एब्रिज प्रोस्पेक्टस नॉट अप्लाई, कि जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये एब्रिज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। कब? When application form is issued in the connection with the bona fide invitation to a person to enter into the underwriting agreement with the respect to the share or debenture। आगे अपन पढ़ेंगे अंडरराइटिंग के केस में कि कोई कमीशन एजेंट या अंडरराइटिंग एजेंट है, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, तो आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की कोई जरूरी नहीं है। इन रिलेशन टू द शेयर और डिबेंचर विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक, मीन्स जो आप पब्लिक ऑफर ही नहीं कर रहे तो आपको कहाँ जरूरी है अपनी कंपनी की इतनी सारी डिटेल देके प्रोस्पेक्टस देने की। व्हेन ऑफर इज मेड ओनली टू द एग्जिस्टिंग मेंबर, या फिर आपके एग्जिस्टिंग मेंबर है जिनको आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तो आपको किसको बताना है, आपके एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको वैसे ही सारा कुछ पता है, तो आपको कोई जरूरी नहीं। मीन्स 3 चीजें हैं जो आपको, जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ब्रीफ प्रोस्पेक्टस नहीं देना, कौन कौन सी, जहां पे आप अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर रहे हो, जहां पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को आप इश्यू कर रहे हो, या फिर पब्लिक ऑफर ही नहीं कर रहे आप। Now, right to receive prospectus, subsection 2 provide that prospectus is to be made available to any person who requests for it before the closing of the subscription list and the offer। मीन्स कोई भी पर्सन जिसको ये रिसीव नहीं हुआ कोई भी रीजन से, वो आपको क्या कर सकता है, मीन्स आपको अप्लाई कर सकता है कि मेरे को ये रिसीव नहीं हुआ है। आजकल तो चलो ऑनलाइन है, वेबसाइट्स है, बट फिर भी ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी रीजन से अगर किसी को ये रिसीव नहीं होता है तो आप
वो क्या कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को आपका प्रोस्पेक्टस चाहिए। अगर आपने क्या करा, कंप्लाई नहीं करा सेक्शन 33 का, तो क्या बोलता है सब सेक्शन 3, आपको पेनल्टी लगेगी 50,000 फॉर द ईच डिफॉल्ट। अगर आपने सेक्शन 33 का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं करा या कोई भी फॉलो नहीं करा, तो आपको हर डिफॉल्ट के लिए, ये नहीं कि सारा डिफॉल्ट मिला के 50,000, नहीं, हर एक डिफॉल्ट के लिए आपको 50,000 मिलेंगे नहीं, सॉरी, आपको देना पड़ेगा। मींस अगर आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो, आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा, उसके 50,000। आपको आरओसी को फाइल करना था लेकिन आपने आरओसी को फाइल नहीं करा, तो उसके अलग से 50,000। ओके, अब देखो, एक सिंपल सी टेबल दे रखी है जिसमें अपन ने तीनों जो प्रोस्पेक्टस है उसका अच्छे से अपन ने क्या करा है, अपन ने डिफरेंशिएशन करा है, जिसमें आपको सिंगल टेबल में देख के समझ आ जाएगा कि ये तीनों क्या है। ज्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो सर, इतने सारे प्रोस्पेक्टस पढ़ लिए, क्या है समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा क्या है, कहाँ पे आरओसी, कहाँ से सेल्फ, कहाँ से डीएम्ड, नहीं। अब ये देखो टेबल, इसमें आपको समझ आएगा। देखो डेफिनेशन, सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो। सेल्फ प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटी, अ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके। रेड herring prospectus, prospectus which does not include complete particular of the quantum or price. अब्रीज मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस का छोटा रूप है। वैलिडिटी सेल्फ की 1 ईयर है, रेड हेरिंग की नो वैलिडिटी, एब्रीज की नो वैलिडिटी। हालांकि इसकी यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, एक्चुअल में इसकी वैलिडिटी 90 डेज है। ओके, एक्चुअल में इसकी वैलिडिटी 90 डेज है। 1 सेकेंड, इसकी वैलिडिटी 90 डेज है और एवरेज प्रोस्पेक्टस की कोई वैलिडिटी नहीं। टाइमिंग क्या है? आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऑफर करने से पहले फाइल आपको इशू करना पड़ता है, आपको ऑफर से पहले। और एवरेज प्रोस्पेक्टस आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको देना पड़ता है। और रजिस्ट्रार को क्या क्या फाइल करना पड़ता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस में आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, नेक्स्ट जो आपको ऑफर करना है उससे पहले आपको फाइल करना पड़ता है। और रेड हेरिंग आपको 3 दिन पहले फाइल करना पड़ता है। कब? सब जब आपको सब फाइनल सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप दे रहे हो। एंड अब्रिस प्रोस्पेक्टस जब तक आप इन्वेस्टर है आपके कंपनी में अप्लाई करेंगे तब तक वैसे ही वैलिड है। अगला जो प्रोविजन है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। कि कोई भी आपके प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीजें अगर आपने गलत, इनकरेक्टली या फॉल्स दिखाई है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द शेयर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं सिक्योरिटी इन ए कंपनी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरमे फाइट्स। दिस इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स अटमोस्ट गुड फेथ। मीन्स एक कंपनी में कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ में हो रहा है। क्या बोलता है? द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ द उबरमी फाइट्स प्रोवाइड दैट ऑल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डील इन द गुड फेथ, कि सारी पार्टियां गुड फेथ में डील करनी चाहिए। मेकिंग फुल कंसिडरेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट, intending purchaser of the share entitled to true and correct disclosure of all the material fact in the prospectus। मीन सर, आप शादी का कार्ड दे रहे हो तो एटलीस्ट उसमें जो आपने वेन्यू बताया है, जो आपने डेट बताई है, वो स्पेसिफाइड करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने घर में शादी का कार्ड दिया, आपके खाना था 19 तारीख का, आपने लिख दिया 20 तारीख का, अगले दिन जाके देखा तो सारा गाना खत्म हो चुका है, अगला जो पहुंचने वाला है जो अगला 20 तारीख को पहुंचा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक प्रोस्पेक्टस में जो भी डिटेल होनी चाहिए वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, और सारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां हैं वो इस चीज के लिए एंटाइटल है ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। हेंस प्रोस्पेक्टस मस्ट ऑल स्टेटमेंट विथ स्क्रपलस एक्यूरेसी एंड नॉट स्टेट फैक्ट विच आर नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल भी गलत हो। नाइदर एनी इंफॉर्मेशन
which law requires to disclose in the public to be concealed or omitted, कि अगर कोई लॉ चाहता है कि ये डिटेल उसमें होनी चाहिए तो एटलीस्ट नहीं छुपानी चाहिए। to be stated from the prospectus, nor should the information given to false or misleading। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन बताई है नहीं बताई है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन बताई लेकिन गलत बताई। Misstatement in the prospectus is a serious offense which attract the provision of section 34 criminal liability and section 35 civil liability। A prospectus is said to be misleading कब माना जाएगा कि वो prospectus है वो misleading है? If it include any misstatement, अगर उसमें कुछ गलत statement है। In common parlance, misstatement is an act of stating anything that is false। मतलब इन्होंने मिस स्टेटमेंट का मतलब भी बताया है कि कौन सी चीज है जो मिस स्टेटमेंट मानी जाएगी, जिसमें अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है वो या तो क्या है, गलत है। Not accurate, a statement become the false statement if it produce a wrong impression of the actual fact। मीन्स अगर आपने कुछ गलत चीज बता के आपने फैक्ट बताए हैं तो माना जाएगा कि एक मिस स्टेटमेंट है। It could either be due to commission और omission of both। या तो आपने छुपाया है या आपने गलत बताया है, दोनों माना जाएगा। Now, as per section 34, statement included in the prospectus shall be deemed to be untrue। कौन सी दो चीजें हैं जब मान लिया जाएगा कि आपने जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है वो मिसलीडिंग है, मिस स्टेटमेंट से भरा हुआ है। इफ द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन द फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड, कि इसका जो इसकी जो नींव है, इसकी जो प्रोस्पेक्टस की जो जड़ है वही आपने गलत बताई है, और या फिर वेयर एनी इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ द एनी मैटर लाइकली टू बी मिसलीड, या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी थी वो आपने गलत बताई है। नाउ अब इन्होंने कुछ केस फ्लो दे रखे हैं कि कौन से केस फ्लो में माना था कि एक जो प्रोस्पेक्टस है वो मिसलीडिंग है। मिसलीड थ्रू द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट के थ्रू कब मिसलीड हो सकता है, कि इसका आगे नाम दे रखा है हेंडरसन वर्सेस लेकॉन। इट वाज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में लिखा था, क्या लिखा था, डायरेक्टर्स एंड देयर फ्रेंड्स हैव सब्सक्राइब ए लार्ज पोर्शन ऑफ द कैपिटल and now offer to public to the remaining share, whereas in actual each of the director has subscribed only 10 shares। It was held that a such statement is misleading। मीन्स आप पब्लिक को प्रोस्पेक्टस में बता रहे हो कि कंपनी के प्रोमोटर है और उनके जो फ्रेंड्स है उन्होंने बहुत सारे बड़े अमाउंट में है जो कंपनी के शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर रखी है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने 10-10 शेयर खरीद रखे हैं। तो ये एक जो स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट माना गया कि किसके केस में, हेंडरसन वर्सेस लेकॉन। नाउ मिसलीड by hiding truth through the superficial statement, कि कोई सच है जो छुपाया गया। In a prospectus it stated that the company had regularly paid dividend। In actual company has been incurring substantial losses during all those years। मीन्स प्रोस्पेक्टस में बता रहे हैं कि कंपनी रेगुलरली अपना डिविडेंड देती है, लेकिन एक्चुअल में पता चला कि कंपनी तो पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही है। Company used to write back some of the past provision to the credit of the profit and losses account। It was held that prospectus did not disclose the true picture of the company। बिल्कुल सही है कि आप बता रहे हो कुछ और हो कुछ और रहा है, तो ये ट्रू पिक्चर नहीं है कंपनी के। Now mislead through the ambiguous statement, Smith versus Chadwick। The prospectus of manufacturing company जो क्या बोल रही है, the present value of the turnover is 1 million sterling per annum। The statement was true only if production capacity is considered but untrue if meant to present production level। Means अगर आप कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी सारी की सारी यूटिलाइज करें ना, तब जाके हो रहा है कि 1 मिलियन स्टर्लिंग होता है टर्नओवर, लेकिन अभी कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन यूज हो रहा है अपन उसके बेस पे बात करें तो वो एक्चुअली उसके स्टेटमेंट से मिसलीडिंग था। It was held that such statement which directors knew may bear multiple meaning, out of which any can be false to their knowledge, considered to be furnishing or misleading statement। Means कोई आदमी है जो अपनी बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है लेकिन एक्चुअल में उसकी जो बढ़ाने चढ़ाने वाली बातें हैं वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो ये माना जाएगा कि आपने जो बात करी है वो बिल्कुल बहलाने फुसलाने वाली बात करी है। नाउ क्या होगा जब एक मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उसका लॉ में क्या प्रोविजन है, किसको क्या रेमेडीज है, वो ये सेक्शन बता रहा है। इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, कि एक मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा।
if the prospectus contains a misleading or false statement और omits to disclose any material fact, कि कोई भी प्रोस्पेक्टस है जो क्या बता रहा है, या तो मिसलीड कर रहा है या कोई स्टेटमेंट है वो गलत बता रहा है या छुपा रहा है कोई डिस्क्लोजर मटेरियल फैक्ट बताने से, which amount to misrepresentation, the aggrieved shareholder has the following remedies। देखो, कोई शेयर होल्डर है जो प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा है, उसको लगा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन थी जो क्या है मिसलीडिंग है, या तो छुपाई गई या अगर बताई तो गलत बताई, जिससे क्या हुआ, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हुआ, उसके कंपनी के बारे में उसको मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो उस शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो ये बता रहा है सेक्शन। रेमेडीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले कंपनी के अगेंस्ट में क्या होगा, कंपनी के अगेंस्ट में एक तो रिसीजन, एक डैमेजेस का प्रोविजन है। अगेंस्ट कंपनी एंड अदर्स, सिविल लाइबिलिटी मींस कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी। अगेंस्ट द पर्सन ऑथराइज्ड टू इशू द प्रोस्पेक्टस, की जो पर्सन जिसको ऑथराइज था प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, उस पर क्या लाइबिलिटी होगी, सबसे पहले तो क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसके बाद में डैमेजेस फॉर डिसीट एंड चीट। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, राइट फॉर रिसीजन। नाउ राइट फॉर रिसीजन क्या है, राइट फॉर रिसीजन का मतलब होता है कि आपके कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर है, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपकी सिक्योरिटीज में सब्सक्रिप्शन किया, उसने इन्वेस्ट किया। अब क्या हुआ, उसको पता चला कि प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें गलत थी जो मिसलीडिंग थी, तो क्या कर सकता है, आपको इस कंपनी में रिसीजन का राइट दिया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपने आपकी कंपनी ने जो पाप किए हैं वो क्या है, आप वापस काम करो, उसकी भरपाई कर दो। आप एक काम करो, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको नल एंड वॉइड कर दो। वो क्या होता है, राइट फॉर रिसीजन मीन्स उसको रिवर्स कर दो। नाउ क्या बोल रहा है, ए पर्सन हु हैज परचेज द शेयर फ्रॉम द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अनट्रू एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कि कोई कंपनी में आपके सब्सक्राइबर ने क्या किया, आपको मिसलीडिंग स्टेटमेंट के बेस पर आपसे परचेज किया आपके शेयर्स, एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट एंटाइटल टू अप्लाई द कोर्ट फॉर द रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको आप क्या कर दो, रिसाइज कर दो अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Next, the agreement to take up the share is voidable at the option of the subscriber of the shares. It will remain valid unless he actually resides it. Means कि जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, उसने जो एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो उसके बेस पर वो क्या कर सकता है, वॉइड कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है पूरा का पूरा जब तक वो चाहे। And if the court accept his application for the repudiation of the contract, company will remove his name from the register of the member and return his money with interest and incidental cost। And अगर कोर्ट को लगा कि ये बंदा सही बात बोल रहा है तो क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, कंपनी को एक आदेश देगा कि इसका नाम है जो मेंबर लिस्ट से हटा दो, और इसने जो पैसा कंपनी में लगाया था, जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया था, वो इसको वापस कर दो, और जो सारी की सारी कॉस्ट इसकी लगी है वो इसको वापस दो। Entitled to compensation for any damages which he sustained through the non-fulfillment of the contract arises under section 25 of Indian Contract Act 1872। और अगर उसको कुछ घाटा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो आप उसकी भी भरपाई करोगे। नाउ एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन सी जगह है जहां पे राइट टू रिसीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। When right of rescission is not available, right of resigns allotment of the share will not be available to subsequent purchase of the share from the market। मीन्स एक इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे, अब वो इन्वेस्टर क्या कर रहा है, आगे शेयर बेच रहा है मार्केट में पब्लिक को, तो अब उसके पास में एक राइट नहीं है, जो अगले वाला जो शेयर परचेज कर रहा है उसके पास में ये राइट नहीं है कि वो एक कंपनी को रिसीजन के लिए बोल सके। क्यों, अगर उसने शेयर खरीदा तो एटलीस्ट सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर से ये माना जाएगा कि उसने जो भी उसने डीलिंग करी है वो सारी की सारी एज पर लॉज रूल रेगुलेशन ध्यान में रख के करी है। जो फर्स्ट परचेजर होगा उसी को ये राइट दिया जाता है।
A subscriber to the MOA cannot seek any relief as the company cannot be considered to be the existence at the time when he appended his signature on the MOA। अब एक्चुअली आप ध्यान से देखो, MOA के बारे में आपने पढ़ा था, जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं। अब आप ध्यान दो कि जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे जो कंपनी पहले से या तो गर्त में जा रही है, या फिर गर्त में जाने वाली है, या फिर उसने कोई झोलमोल घोटाला किया है। वो अगर करेगी तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा कोई भी सब्सक्राइबर जो उसको जेन्युइन लगता है, और जो सब्सक्राइबर है उसने बिलीव करके उस कंपनी में क्या किया है, उसने इन्वेस्ट किया है। और दूसरी चीज ये बोल रहा है कि जब आपने एज ए सब्सक्राइबर उसमें एमओए पर साइन किया और आपने पैसा लगाया, तब तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी। तो आप अब डिसीजन का जो आपको राइट चाहिए वो हम दे ही नहीं सकते, तो इसलिए बोल रहे हैं ही कैन नॉट सेड टू हैव द इन्फ्लुएंस बाय द स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। तो ये माना ही नहीं जाएगा कि उसने प्रोस्पेक्टस के थ्रू, पहली चीज तो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो पैसा रेज ही नहीं हुआ, दूसरी चीज अगर माने तो कंपनी एस्टेब्लिश ही नहीं थी, तीसरी चीज आपने अपने गुड फेथ के बेस पर ही उसमें पैसा लगाया है, तो इसलिए वो आपको राइट डिसीजन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नाउ दूसरा क्या ऑप्शन है किसके पास में, कंपनी के पास में एक्शन, इन्वेस्टर के पास में एक्शन अगेंस्ट कंपनी क्या कर सकता है, राइट फॉर एक्शन फॉर डैमेजेस, कि उसके पास में एक्शन फॉर डैमेजेस, उसके पास में जो जो उसने कोई डैमेज उसने फेस किया है उसका वो भरपाई कैसे करवा सकता है। इन द केस वेयर द मिस स्टेटमेंट अमाउंट टू फ्रॉड, aggrieved investor also get a right of action for the damages against the company। मीन्स अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ में फ्रॉड हुआ, उसके साथ में धोखा हुआ, तो वो क्या कर सकता है, तो अग्रीव्ड इन्वेस्टर क्या कर सकता है, उसके पास में एक राइट है फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द कंपनी। दिस राइट इज अवेलेबल इवन आफ्टर द कंपनी हैज गॉन इनटू द लिक्विडेशन। मींस एक कंपनी अगर लिक्विडेशन में भी चली गई है ना, तो भी उसके पास में राइट है कि वो कंपनी को डैमेजेस के लिए बोल सकता है कि मैंने आपके फ्रॉड की वजह से इतना नुकसान झेला है, तो आप मेरी ये भरपाई करो। प्री रिक्विजिट टू क्लेम द डैमेजेस, की मींस आपको अगर डैमेजेस क्लेम करने हैं तो एटलीस्ट ये चीजें तो आपके पास में होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें, मिसरिप्रेजेंटेशन वाज देयर इन द प्रोस्पेक्टस एंड इट इज द मटेरियल फैक्ट। ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई इमटेरियल फैक्ट था जिसकी वजह से आपको अब ऐसा नहीं है कि प्रमोटर का नाम लिखा था, प्रमोटर का नाम था श्याम और उन्होंने नाम लिख दिया घनश्याम, वो एक टाइपो एरर है, तो वो एक इमटेरियल चीज है जिसकी वजह से अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो सोचा था श्याम श्याम वो वाला है जो बहुत फेमस है, लेकिन मैंने घनश्याम, आपने लिखा था घनश्याम, तो ये मेरे लिए मिसलीडिंग हो गया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके प्रोमोटर 10 थे लेकिन आपने मिसलीड किया, आपने 5 ही बताया, आपने बताए नहीं, आपने 7 बताए, तो वो एक मिस स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट छुपाने वाली बात है। ओके, पर्सन इज इंटेंडेड टू एक्ट अपॉन इट। दूसरी चीज, आपने वो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस देखा और वो प्रोस्पेक्टस देख के आपने उस पर एक्शन लिया, तो ही माना जाएगा। तीसरी चीज, पर्सन सफर्ड द डैमेजेस एज कॉन्सिक्वेंट ऑफ एक्टिंग अपॉन द फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा, प्रोस्पेक्टस देखा, उस पर विश्वास किया, दूसरा उसने उस पे काम किया, तीसरा उस पे काम करने की वजह से उसको अगर कोई डैमेजेस फेस करने पड़े तो उसके पास में राइट फॉर डैमेजेस है। ओके, नाउ तीसरा सेक्शन 35 क्या बोलता है, सिविल लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, की मींस अगर आपके प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग बातें हैं तो उसके कंपनी के अगेंस्ट में, पर्सन के अगेंस्ट में सिविल लाइबिलिटी क्या क्या बनती है। अग्रीव्ड इन्वेस्टर, अग्रीव्ड इन्वेस्टर के पास में क्या राइट है, एलिजिबल फॉर द लॉस और damages to subscriber of the securities as consequence of the acting on the basis of inclusion or omission any matter in the prospectus which is mislead to the subscriber। मींस कोई भी अग्रीव्ड इन्वेस्टर है, उसने आपके प्रोस्पेक्टस के बेस पे अगर आप उसने एक्ट किया है तो उसके पास में क्या राइट है, लॉस और डैमेजेस का राइट है। नाउ इसके लिए अब लाइबल कौन कौन होगा, सबसे पहला तो लाइबल होगा कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज या फिर हैज
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया उस टाइम पे जो डायरेक्टर था वो लाइबल होगा। ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर, अपन ने पढ़ा था कि कंपनी में के प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम डायरेक्टर लिखा है वो माना जाएगा उस कंपनी का डायरेक्टर है। तो जिस प्रोस्पेक्टस में एज ए डायरेक्टर किसी ने अपना नाम लिखा है तो वो डायरेक्टर भी लाइबल होगा। प्रमोटर लाइबल होगा। ऑथराइज द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, और जिसने एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की अथॉरिटी दी वो लाइबल होगा। एक्सपर्ट, जिसने अपना स्टेटमेंट दिया एक्सपर्ट का कि ये कंपनी का फॉर्मेशन है, मैंने ये कंपनी को फॉर्मेशन किया है, तो वो लाइबल होगा। अब देखो कौन कौन लाइबल होगा। सेक्शन 35 में सिविल लाइबिलिटी किस किस की है? सिविल लाइबिलिटी किस किस की है? पहली चीज तो कंपनी की लाइबिलिटी होगी। दूसरा कंपनी का डायरेक्टर, प्रमोटर, कंपनी का एक्सपर्ट। डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, ऑथराइज जिसने खुद को डायरेक्टर ऑथराइज किया है, एंड जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करने का अथॉरिटी दिया है। नाउ liability of the offense under section 35, a person found guilty under section 35 in addition to the any punishment under section 36, ये देखो वो पनिशमेंट तो है ही साथ के साथ में 36 की, लेकिन 35 की भी पनिशमेंट लगेगी। ए कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन शैल आल्सो बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन द लॉसेस, कि ये सारे के सारे लाइबल होंगे उस पर्सन को लॉस और डैमेजेस पे करने के लिए। लेकिन ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन सेक्शन 35 के भी कुछ एक्सेप्शन है। कहां कहां पे सेक्शन 35 एप्लीकेबल नहीं होगा? कब कब? द इंस्टेंसेस व्हेन अ person shall not be held guilty under section 35 of this act if he proves, अगर वो क्या कर देता है, प्रूव कर देता है, he withdrew his consent to be director of the company and prospectus issued without his consent and authority, कि अगर ऊपर वाला कोई भी जो लाइबल पर्सन हमने बताए थे उसने क्या किया, ये प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही अपना कंसेंट विड्रॉ कर दिया कि भैया मैं तो इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने की सहमति नहीं देता, मैं तो इससे बाहर हूं, तो मान लिया जाएगा कि वो लाइबल नहीं है। He has given reasonable public notice to the effect that prospectus was issued without his knowledge or consent, और अगर ये पब्लिक में बता देता है कि ये जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है वो विदाउट उसकी नॉलेज के इशू हुआ है तो वो लाइबल नहीं होगा। He made the statement on the authority of an expert whom he believed the competent and that the expert had given his consent and not withdrawn it, कि उसने अथॉरिटी तब दी जब एक एक्सपर्ट की बात मान के ये प्रोस्पेक्टस उसने इशू करने का एग्री किया, और उस एक्सपर्ट ने रिटर्न में कंसेंट दी है कि कोई बात नहीं, आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करो। भाई मेरा नाम है राम और मैंने विश्वास किया श्याम पे, और मैंने बोल दिया भैया श्याम जो बोले वो कर दो आप, और श्याम ने क्या किया, एक विलिंग एक कंसेंट दी है कि हाँ मेरे कहने पे आप ये काम कर सकते हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है, इसको पूछ लिया मेरे को पूछ लिया एक ही बात है। तो अगर श्याम के बोलने पे राम माना है ना, और राम ने अप्रूव कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसके कहने पे काम किया, तो मान लिया जाएगा कि वो गिल्टी नहीं है। He had reasonable ground for the believing the statement to be true and that he did believe it to be true up the time of allotment, कि जब तक अलॉटमेंट हुआ उसको कुछ चीज ऐसी बताई गई जिसको उसने माना कि हाँ ये सही है। एक्चुअल में वो गलत थी लेकिन उसने माना कि वो सही है, और ये चीज प्रूफ कर दी तो मान लिया जाएगा कि कोई वो नॉट गिल्टी है। द स्टेटमेंट वॉज करेक्ट कॉपी द स्टेटमेंट वॉज ए करेक्ट कॉपी ऑफ द सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड दैट ही हैड फैक्ट बिलीव्ड, कि उसके सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रखा गया जो उसने माना कि हाँ ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पे प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है, तो कोई बात नहीं आप प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी तो मान लिया जाएगा कि ही इज नॉट गिल्टी। कौन कौन सी 5 बातें हैं जिसके बेस पर मान लिया जाएगा कि वो गिल्टी नहीं है? पहली चीज तो प्रोस्पेक्टस इशू होने वाला था, उसने पहले ही अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। दूसरा, वो प्रोस्पेक्टस इशू किया विदाउट उसकी कंसेंट और बिलीव के इशू किया।
या फिर उसने किसी और पे भरोसा करके वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए हाँ करा और ये चीज रीजनेबल ग्राउंड पे है तो मान लिया जाएगा। तीसरी, उसके सामने कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रखा गया जिसको उसने माना कि हाँ ये तो एग्जैक्टली करेक्ट है, तो मान लिया जाएगा कि वो नॉट गिल्टी है। और उसके सामने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिस पे बेस पे उसने माना कि हाँ ये करेक्ट है, तो मान लिया जाएगा कि वो नॉट गिल्टी है। नाउ, पर्सनल लाइबिलिटी व्हेन इंटेंड टू डिफ्रॉड, कि कोई भी आदमी जिसका इंटेंशन ये था कि वो तो उसकी नीति खराब है, जिसकी धोखा देने की नीति है, तो वो तो उस चीज के लिए पर्सनल लाइबल होगा। Where it is proved that the prospectus has been issued with the intent to defraud the applicant for the security of the company or any other person or for any fraudulent purpose, every person referred under subsection 1 shall be personally responsible without any limitation of the liability। जिसने defraud करने के पर्पज से कुछ काम किया तो वो तो personally unlimited liable होगा for all or any of the loss or damages of the investor। Okay, now criminal liability फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी, सेक्शन 34 क्या बोलता है, वेयर प्रोस्पेक्टस इशूड सर्कुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इंक्लूड, कि कौन कि अगर प्रोस्पेक्टस में ये चीजें हुई तो उसमें क्रिमिनली लाइबल होगा। Any statement which is untrue or misleading in the form or context in which is included, or where any inclusion or omission of any matter is likely to be mislead, then every person who authorized the issue of this such prospectus shall be liable for the punishment under section 447। कि अगर उस प्रोस्पेक्टस में, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू किया, सर्कुलेट किया या फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उनमें क्या क्या बातें थी, कि जो बातें थी जो या तो गलत थी या क्या थी, मिसलीडिंग थी, जो एक्चुअल में उसका कंटेक्स्ट था उससे अलग थी, और इंक्लूजन या तो कोई चीज उसमें जानबूझकर ऐड करी गई या फिर उस जानबूझकर कोई चीज हटा ली गई, तो जो कि क्या है, मिसलीड कर सकती है, तो 447 के अंदर लाइबल होगा। एक्सेप्शन टू द लाइबिलिटी फॉर द गुइल्टी और ऑफेंस अंडर सेक्शन 34, कि कहाँ कहाँ पे है जहां पे हम मान लेंगे कि चलो कोई ना, तुम्हारी गलती नहीं है। Proviso to section 34 provide that instances when a person shall not be held guilty under section 34, कहाँ कहाँ पे 34 से अप्लाई नहीं होगा। Such misstatement omission was immaterial, की मीन्स नाम था श्याम और नाम लिख दिया घनश्याम, had reasonable ground to believe and did up to the time of the issue prospectus believe that statement was true, कि उसको ऐसा ही लगा कि स्टेटमेंट सही है और उसने ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड दे दिया कि मेरे को इसकी वजह से लगा कि ये बात सही है, तो मान लिया जाएगा कि चलो तुम गिल्टी नहीं हो। Loss from the misstatement is not essential to hold a person guilty under section 34, कि अगर किसी पर्सन को लॉस हुआ है कोई भी मिसस्टेटमेंट की वजह से, तो सेक्शन 34 में ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके बेस पे हम उसको बताएं कि आप गिल्टी हो या नहीं हो। लाइबिलिटी फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 34 स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, हैंस इट इज इमटेरियल वेयर द ओमिशन इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, इन बोथ केसेस पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी। मीन 34 स्ट्रिक्ट सेक्शन है, अगर आपने कोई भी ओमिशन अगर जानबूझ के किया है या अनजाने में किया है तो भी आप लाइबल होगे सेक्शन 34 में। नाउ, डैमेजेस फॉर डिसीट। डिसीट का मतलब होता है चीटिंग। अगर आपके ऊपर चीटिंग करी गई तो उसके लिए आपको क्या डैमेजेस मिल सकते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल इन एन एक्शन फॉर द डिसीट अंडर जनरल लॉ एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली चीज तो आप उसमें लाइबल होंगे ही होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर, अगर आपने कोई चीज में चीटिंग करी है प्रोस्पेक्टस के टाइम पे। This remedy shall be available even where the remedy by way of the rescission as against the company is lost either through the laches or negligence or even if company goes into liquidation। कि मीन्स अगर ऊपर जो सेक्शन बताया था उसमें अगर कंपनी कंपनी इस चीज से छूट भी गई ना कि आपको डैमेजेस नहीं देने, लेकिन यहाँ पे अगर ये लग गया ना कि आपने चीट किया है, तो आप नहीं छूटोगे भैया। अब अगर आपको डैमेजेस देन लेने हैं चीटिंग के बेस पे, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। देयर वॉज ए फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सम एग्जिस्टिंग मटेरियल फैक्ट, कि कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट उसमें था जो मिसलीडिंग हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ था ही नहीं और आप उसको हवा में बातें कर रहे हो, एक्चुअल में उसमें स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो मिसलीडिंग है। ही इज ओरिजिनल अलॉटी एंड हैड सीन द प्रोस्पेक्टस,
कि वो फर्स्ट परचेजर है उस प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद में। मींस मिस्टर ए ने खरीदा शेयर, बी को बेच दिया, तो अब बी नहीं बोल सकता कि मैंने भैया मेरे साथ में धोखा हुआ है, नहीं। अब उसके पास में राइट नहीं है। ए ने प्रोस्पेक्टस देखा है, ए ने ही खरीदा है, तो ए को ही राइट है। ही हैज बीन एक्चुअली डिसीव्ड और चीटेड, और उसके साथ में रियल में धोखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस उसने खरीद लिया, धोखा हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके चुल मची थी कि मैं कंपनी के ऊपर केस करूं। अब इसमें एक इसने केस लो दे रखा है, Peak versus Gurney. Gurney issued a fraudulent prospectus on behalf of the company. No share were purchased by the Peak at the dead time. Several months afterward, Peak purchased 2000 share of the company from the stock exchange. He brought an action against the director for deceit. Court held the director were not liable as the share were not purchased on the basis of the prospectus। कि जब prospectus इशू हुआ था तब तो आपने शेयर खरीदे नहीं। अब आप कितने टाइम के बाद में स्टॉक मार्केट से आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके शेयर खरीदे और अब आप बोल रहे हो कि उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो ऐसा नहीं चलेगा। नाउ पनिशमेंट फॉर द फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, कि भैया आप जबरदस्ती किसी को क्या कर रहे हो, जबरदस्ती आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो कि मेरा शेयर है जो बेस्ट है, आप उसमें क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो ये जबरदस्ती अगर आपने करी और कोई इन्वेस्टर को लगा ये गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है और कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। तो क्या क्या एक्शन हो सकता है? Any person who either knowingly or recklessly makes any statement, promise, or forecast which is false, deceptive, or misleading, deliberately conceal any material fact to induce another person to enter into a offer to enter into, कि कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, आपको गलत इंफॉर्मेशन देके, गलत कुछ डेटा देके, गलत बातें बता के आपको बोल रहा है कि हम बेस्ट हैं, आप एक काम करो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। Any agreement for which or with a view to acquiring, disposing, subscribing or underwriting security, या फिर कोई भी एग्रीमेंट हुआ, द पर्पज और द प्रिटेंडेड पर्पज ऑफ विच इज टू सिक्योर ए प्रॉफिट ऑफ एनी पार्टीज फ्रॉम द यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज और बाय द रेफरेंस टू द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। एनी एग्रीमेंट और विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक, कि आपने बैंक से भी पैसा लेने के लिए आपने कुछ गलत बताया, तो वो आपके लिए 447 के अंदर आप लाइबल होंगे। एग्जाम्पल क्या है? ए ह्यूज सम ऑफ द मनी वर कलेक्टेड अंडर द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब as the project overview by the NRIs, but share not allotted in the proposed joint venture company. Instead, the money was diverted into some offshore companies controlled by the accepted person। Means जहाँ पे पैसा लगाना था एक्चुअल में वहाँ पैसा लगा ही नहीं। नाउ अब आई थिंक यही है जो एक्शन का जो पार्ट है वो इतना ही है। उसके बाद में आएगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट के बाद में स्टॉक एक्सचेंज, कमीशन, जीडीआर, प्राइवेट प्लेसमेंट। आई थिंक बहुत छोटा सा अभी पार्ट बचा है, तो इसको अपन नेक्स्ट सेशन में फटाफट कवर कर लेंगे। उससे पहले अपन एक जाते जाते छोटा सा पार्ट है जो कवर कर लेते हैं, जहाँ पे क्या एक्शन बाय द अफेक्टेड पर्सन। एक्शन बाय द अफेक्टेड पर्सन, कि कोई भी पर्सन जो इन मिसलीडिंग स्टेटमेंट की वजह से अफेक्ट हुआ है तो क्या क्या एक्शन ले सकता है। इफ ए पर्सन अफेक्टेड बाय द मिसलीड स्टेटमेंट और द इंक्लूजन ओमिशन ऑफ द मैटर इन द प्रोस्पेक्टस, a suit may be filed or any other action may be taken under section 34, 35 or 36। means 34, 35, 36 के बेस पर वो कोई भी एक्शन ले सकता है। कौन? या तो कोई एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब देखो, मान लो कंपनी ने शेयर इश्यू किए, पहले गेट के आगे एक बंदा आया कि मेरे साथ में धोखा हुआ, उसके बाद में 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, करते-करते बहुत सारे इकट्ठे हो गए, सारे अलग-अलग कंप्लेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मंडली बना ली। उन्होंने क्या बोला, हम सब परेशान हैं, तो अपन एक काम करते हैं, एक साथ में इकट्ठा होके एक साथ में कंप्लेंट करते हैं, तो उसको नाम दिया क्लास एक्शन। क्लास एक्शन का क्या मतलब होता है? Class action suit is for the group of the people filing the suit against the defendant who has caused common harm। मीन सबके साथ में एक जैसी चोट हुई है, to entire group of
Class, this is not like a common litigation method where one defendant files a case against another defendant while both the parties are available in the court. In the case of the class action suit, the class or the group of people filing the case need not be present in the court and can be represented by the one petitioner. Means जरूरी नहीं है कि आपके कोर्ट में जब केस चल रहा है तो सारी की सारी पार्टियां वहां आके खड़ी हो, आप एक अपना रिप्रेजेंटेटिव दे दो, वो आपके बेस पर क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है. The benefit of these type of the suit is that if the several people have been injured by the one defendant, each of the injured person need not to file the case separately, but all the people can file one single case. कि अगर सिंगल हार्म है, सारी चीजें सब कुछ सेम है, तो आप जरूरी नहीं है कि सारे अलग अलग फाइल करो. अब मिक्स में एक सारे क्लास बना लो, ग्रुप बना लो, ग्रुप का एक फाइल कर दो और कोर्ट में भी आप एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो. नो इश्यूज. नाउ punishment for the personation for the acquisition etc of the securities. Now section 38 prevent the allotment of the share in the fictitious name. मीन कोई कंपनी ऐसा है कि कंपनी के कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ही नहीं, लेकिन वो क्या कर रही है, अलग अलग नामों से कोई कोई भी अपने शेयर बता रही है कि हमने हमारे जो शेयर हैं वो इन लोगों ने खरीद रखे हैं. तो सेक्शन 38 सब सेक्शन क्या बोलता है, प्रोवाइड दैट एनी पर्सन शैल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447 अगर he make or abet the making of the application in a fictitious name to a company for acquiring subscribing or securities. मीन्स कोई पर्सन है ही नहीं, लेकिन वो क्या फिक्टिशियस नाम से क्या कर रहा है, कंपनी में शेयर अक्वायर कर रहा है कोई भी तरीके से, तो 447 के अंदर लाइबल होगा. He make or abet the making of the multiple application in different name or different combination of the name, surname or the acquiring. means उसका नाम है श्याम, वो श्याम से भी अप्लाई कर रहा है, घनश्याम से भी अप्लाई कर रहा है, राधे श्याम से भी अप्लाई कर रहा है, और जैसा भी नाम हो सारे श्याम से अप्लाई कर रहा है, तो मिसलीडिंग माना जाएगा और 447 में लाइबल होगा. अदरवाइज इंड्यूसेस directly or indirectly a company to allot or register any transfer of any security to him or any other person in the fictitious name. या फिर कंपनी पे प्रेशर डाल रहा है कि आप इस fictitious नाम के बेस पर आप क्या करो, शेयर ट्रांसफर करो. Any person who gets share allotted in the fictitious name become the liable as a shareholder. अगर उसने fictitious नाम के बेस पे शेयर खरीदे हैं तो वो बंदा जो जिसने ये गलती करी है वो उस शेयर का शेयर होल्डर माना जाएगा. Thus where a person carried on the business under the assumed name and took share in that name is trustee in bankruptcy, the said person could not avoid liability. Section 38 subsection 2 provide that every company which issue a prospectus is required to reproduce prominently the provision of subsection 1 in the prospectus and every form of the application for the security. means section 38 subsection 2 बोलता है कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये डिस्क्लेमर देना होगा कि अगर आपने ये गलती करी है, आपने फिक्टिशियस नाम से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, आप लाइबल हो सकते हो. सेक्शन 38 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, वेर ए पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन. अब उसने गलती कर दी है तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर डिसजॉर्जमेंट ऑफ एनी गेन मेड बाय द सच पर्सन. डिसजॉर्जमेंट मींस वापस ले लो. अगर कोई शेयर खरीदे हैं, उस पे उसको प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, अगर उसको डिविडेंड मिला, तो आप क्या करो, उससे वो सारा का सारा वापस ले सकते हो. The order may also include the seizure or disposal of the security which may found in his possession. कि अगर उसके पास में ऐसे fictitious नाम से शेयर उसके पास में है, तो आप एक काम करो, उसको जब्त कर लो. Section 38 subsection 4 provide that amount received through the disgorgement disposal of the security under subsection 3 credited to the investor education and protection fund IEPF. इसमें आप एक काम करो, इन्वेस्ट करके रख लो. वो आप डिविडेंड के चैप्टर में IEPF के बारे में कंप्लीटली पढ़ोगे. ये एक फंड होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे अमाउंट होते हैं जो स्पेसिफिक अमाउंट होते हैं, वही अमाउंट डाले जाते हैं. इसी तरह ये अमाउंट भी डिस्गॉर्जमेंट वाला अमाउंट है. नाउ अब इसमें सेक्शन कुछ थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, वो अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तब तक आप बढ़िया पढ़ाई करो, जो हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, एक एक चीज अच्छे से देखो. कलरफुल नोट्स है ये सारे के सारे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से आपको दे दूंगा. अब उसका प्रिंट निकालो, भली ऑनलाइन पढ़ो, भली डिजिटल फॉर्म में पढ़ो, आपको जो करना है करो, आप पढ़ो बस, नंबर लाओ अच्छे, घर वालों का नाम रोशन करो. तब तक मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में. तब तक राधे राधे.
थैंक यू सो मच।